आसिम मुनीर साहब की सबसे पहले आपने असलियत को जानना है कि हु इज़ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जो हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये 4th जनरेशन के पाकिस्तान आर्मी के या फ़ौज के डिक्टेटर हैं। इनसे पहले 3 जनरेशन आप कह सकते हैं आर्मी डिक्टेटर्स की गुजरी, जिन्होंने तवील अरसे तक पाकिस्तान में हुकूमत की और अपने इदारे को मजबूत किया। फ़ौज की मजबूती जो है वो सिविलियन दौर में तो होती है, लेकिन असल जो इनकी स्ट्रेंथ ये गेन करते हैं सिविलियन स्फेयर में। मैं उनकी मजबूती में यहाँ पे कोई सिपाहगिरी की मजबूती की बात नहीं कर रहा, मैं मजबूती की वो बात कर रहा हूँ कि जब वो अपने पंजे सिविलियन सेटअप के ऊपर मज़ीद गाड़ लेते हैं पाकिस्तान के अंदर। पहली जनरेशन जो हमारे डिक्टेटर की थी वो थे जनाब फील्ड मार्शल, वो भी फील्ड मार्शल थे इत्तफाक से, अयूब खान साहब। ये और बात है कि उन्होंने अपने दौर के इख्तिताम के वक्त जो है वो फील्ड मार्शली हासिल की, हमारे इन फील्ड मार्शल ने शुरू में ही हासिल कर ली। अच्छा, हर डिक्टेटर की ना कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उसकी डिक्टेटरशिप 10-10 साल चली और वो बड़े धूम धड़के से चली। और वो उसमें आलमी जो खेल होता है या इंटरनेशनल पावर्स का इंटरेस्ट होता है उन डिक्टेटर्स के डिक्टेटरशिप के होने में, वो बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान का जो पहली जनरेशन का डिक्टेटर था वो फील्ड मार्शल अयूब खान थे। उनकी खुशबख्ती थी या उनके लिए जो मुवाफिक हालात थे वो थे कोल्ड वार के। कोल्ड वार में पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क, उस वक्त याद रखिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को मिलाकर मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, इसका बहुत पोटेंशियल था, इसकी एक जियो पोलिटिकल लोकेशन थी, ये तमाम चीज़ें मैटर करते थे। अयूब खान के चंगे 10 साल गुजर गए उस चीज़ के अंदर। फिर दौर आता है सेकंड जनरेशन ऑफ डिक्टेटर का। सेकंड जनरेशन ऑफ डिक्टेटर थे जनाब जनरल ज़िया-उल हक साहब। जनरल ज़िया-उल हक साहब ने भी अपनी डिक्टेटरशिप जब थोपी पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त दुनिया के हालात कुछ इस किस्म के बदल रहे थे कि इस खत्ते में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो गया था। एक तरफ इनकलाब ईरान आ चुका था, शाह का तख्ता गिर चुका था। ऑल्दो ये जो ईरान का इनकलाब है ये भी बड़ी एक दिलचस्प हकीकत है, वो एक डिफरेंट बहस है। उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान की जो हालात थे उस वक्त सेकंड जनरेशन के डिक्टेटर को मुवाफिक आए, जो रूसी जो थे वो शामिल हो गए पाकिस्तान के अंदर आ गए, तो ये तमाम चीज़ें अफ़गानिस्तान के अंदर आ गए, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। और फिर उसके बाद जो 10 साल उनके अच्छे गुजर गए। फिर तीसरे जनाब हमारे जो जनरेशन के डिक्टेटर आए तो वो भी बगैर कोई प्लानिंग के थे बाय द वे, लेकिन उनको भी मुवाफिक हालात जो थे कुछ ही अरसे बाद जो है वो 9/11 की सूरत में मिल गए। और फिर उसके बाद वो एक पार्टनर बन गए यूएस के आलमी ताकतों के, और 10 साल उन्होंने बड़े अच्छे गुजार लिए। अब इन तमाम डिक्टेटर्स में से उनकी जो पर्सनल स्ट्रेट्स थी, कोई अच्छा आदमी था, कोई बुरा आदमी था, कोई नमाजी आदमी था, कोई शराबी आदमी था, कोई मतलब थोड़ा सा अयाश तबा का आदमी था, कोई नमाजी प्रेजी था, ये सिर्फ उनके पर्सनल ट्रेट्स होते हैं। अदरवाइज जो मेन उनकी फीचर है कि सारे के सारे डिक्टेटर हैं और एक तरह से ही चलते हैं। अच्छा, अब ये जो चौथी जनरेशन के साहब आए तो प्लानिंग शानिंग का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने अपनी कैरियर की प्लानिंग तो बहरहाल की थी। जब ये आ जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हालात इनके लिए मुवाफिक नहीं थे, आज भी नहीं हैं। ये आसिम मुनीर को एक जो सबसे बड़ा एक मसला है वो ये है कि जितने डिक्टेटर्स पहले पाकिस्तान में आए, उनके आते साथ ही पाकिस्तान के अंदर लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। और जनाब क्योंकि वो पहले हालात तैयार करते थे, फिर आते थे, लोग खुश हो जाते थे, कुछ थोड़ी सी अपोजिशन होती थी उसको मार दिया जाता था, या फिर जो भी अपोजिशन थी उसको ख़त्म कर दिया जाता था। पर ओवरऑल चूँकि उस वक्त ज़राए इब्लाग इतना ज़्यादा वसी नहीं था, मास कम्युनिकेशन नहीं थी, ये जदीद ज़राए नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, बात का फैलाव ज़्यादा नहीं होता था। जो बड़े शायर, खतीब, सियासीदान होते थे उनको उठा के जेलों में डाल देते थे, अखबारों पर 4 कर्नल बैठ के कब्ज़ा कर लेते थे, सब कुछ वो जो है वो कहना चाहिए कि जो छपता था वो सेंसरशिप के साथ होता था। तो मामलात दबा दिए जाते थे और आम आवाम तक उनकी जो गैर मकबूलियत थी वो बड़े देर से पहुंचती थी। 8 साल तक तो किसी को पता ही नहीं चलता था। और वो जनाब हमारे बड़े बड़े शायर जिन्होंने हमारे कौमी तराने लिखे, वो भी उनके लिए खूबसूरत नज़में लिखते थे। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिज अनफॉर्चून जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनको तो जनाब शुरू दिन से ही एक इंतहाई गैर मकबूलियत मिली, और उस गैर मकबूलियत के साथ साथ उनको मुखालिफ भी है, इमरान खान जैसा मिल गया। तो उस सूरत में तो इनके लिए बड़ा मसला था। तो अब जो आसिम मुनीर साहब थे वो बड़े ज़ाहिर बात है कि वो उनका इदारा ये सोचता है कि हमारी जो पहली 3 जनरेशन थी उन्होंने किस तरह अपने इक़्तिदार को तवालत दी, और उसके लिए उन सब का निचोड़ यही होगा कि जनाब उसके लिए तो फिर कोई आलमी ताकत आपके साथ होनी चाहिए, आलमी हालात ऐसे होने चाहिए। और बहुत कोशिश की, बहरहाल आखिर अल्लाह ने उनकी सुन ली, और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ऑल्दो आप जानते हैं कि एंट्री तो इन्होंने पहले क्रिप्टो से और बाकी चीज़ों से, माइंस एंड मिनरल से डाली,
फिर आप यू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट देखें, पहला स्टेप होता है कि आपने ना उधर नो हो में होना है, जाके कहीं घुसना है। दूसरा स्टेप होता है कि आपको वो मुवाफिक हालात मिल जाए। तो मुवाफिक हालात ऐसे मिले कि ये अब ईरान वाला इशू खड़ा हो गया। अब जब ये इशू खड़ा हुआ तो दैट्स व्हेन द फोर्थ जनरेशन ऑफ डिक्टेटर वेंट फॉर द किल, और उन्होंने जनाब अपनी सर्विसेज जो हैं एब्सोल्यूट तौर पर पेश कर दी हैं। अब सबसे ज़्यादा तो एट स्टेक जो है आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप जुड़ी हुई है यहाँ पे डिलीवर करने में। अगर वो डिलीवर कर पाते हैं तो उनको जो संग नसीब होगा अमेरिका का, वो इनके 10 साल निकाल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली तो मुल्क के अंदर उन्होंने अपने लिए 10 साल का सामान पैदा कर दिया है, लेकिन ये 10 साल जो हैं लिंक्ड हैं, जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, फिर लेजिटिमेसी की डिपेंडेंस है, रेलेवेंस की डिपेंडेंस है, और पाकिस्तान का निज़ाम यानी कि ये जो बीमार पड़ा हुआ है मरीज़ आवाम की सूरत में, 25 करोड़ की सूरत में, उसको जो IV ड्रिप लगी हुई है उसमें से कुछ ना कुछ माल जाता रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश्क होगी तो बात ख़त्म हो जाएगी। ये एक छोटी सी थॉट थी, इसके ऊपर आपसे सोचा शेयर कर दूँ।